नमस्कार दोस्तों। तिब्बत और चाइना का मुद्दा कुछ ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है और भी ये चर्चा का विषय तब बना जब हमारे देश के पीएम के द्वारा तिब्बत के दलाई लामा को जन्मदिन की मुबारकबाद दे दी गई। और जैसे ही जन्मदिन की मुबारकबाद कह दी गई, इधर चाइना के पेट में भयानक दर्द होना शुरू हो गया। अब ये दर्द तो चल ही रहा था कि इधर तिब्बत के लोगों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि अब हमें चाइना के साथ में नहीं रहना है, अब हमें हमारा देश फिर से लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटाते हो तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं। अभी तक कई प्रकार के आंदोलन हो चुके हैं, पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात यहाँ पर कह दी गई, जिसके चलते एक नारा भी इन्होंने रेडी किया है, फ्री तिब्बत का नारा। यानी कि पूरी तरीके से अब तिब्बत की मुक्ति हमें चाहिए। अब ये सारा चर्चा का मामला तो चल ही रहा था कि इसी बीच यानी कि बहती गंगा के अंदर हाथ धोने का काम किया है हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइना अभी तक इस बात का स्टेटमेंट देते आया है कि अरुणाचल प्रदेश ना कभी भारत का हिस्सा था, ना हम फ्यूचर में भी एक्सेप्ट करेंगे, ये तो चाइना का हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो इसी बात पे भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इन दिनों क्या क्या मामला बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार तिब्बत के ऊपर कब्जा कैसे किया था चाइना ने। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? चाइना है ना। ये चाइना की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही होगी और ये जो रेड कलर में एरिया दिखाई दे रहा है ये है तिब्बत। इतने बड़े देश के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया और किसी देश की एक आवाज भी नहीं निकली, आज भी नहीं निकलती है भाई। देखो आप जरा, अब ये जो तिब्बत है इसकी स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में एक बौद्ध राज्य के ऊपर, यानी कि एक बौद्ध राज्य के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई। और कुछ समय बाद यानी कि 13वीं शताब्दी के आते आते ये जो आपको इलाका दिख रहा है ना, ये है मंगोल। यहाँ से 13वीं शताब्दी में मंगोलों के द्वारा अटैक कर दिया गया, कुछ लूटपाट भी की गई और यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा दिया, राज करना शुरू कर दिया। अब इतना तो चल ही रहा था कि चाइना के माइंड में आया कि क्यों ना, जब यहाँ से कोई देश आके यहाँ पर राज कर सकता है तो मेरी तो इससे बहुत अच्छे से बॉर्डर साझा होती है, तो क्यों ना मैं राज करूं। तो उस समय चाइना के अंदर एक राजा हुआ करते थे किंग एम्पायर करके, है ना। 17वीं शताब्दी के आते आते किंग एम्पायर यानी कि किंग साम्राज्य का यहाँ पर आधिपत्य हो गया और आखिरकार चाइना के एक साम्राज्य ने इसको अपना राज्य का हिस्सा बना लिया। यह सब कुछ तो चल ही रहा था कि उस समय भारत में आ चुके थे कौन? अंग्रेज। यानी कि 17वीं शताब्दी के आगे बढ़ते बढ़ते जब 1900 के आसपास का क्षेत्र आया तो भारत में फैलना शुरू कर दिया था ब्रिटेन के लोगों ने, यानी कि अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज जैसे जैसे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे तो इनको लगने लगा था कि जब इतने इलाके पर हम कब्जा कर सकते हैं तो फिर तिब्बत क्या है, इसके ऊपर भी कब्जा किया जाए। तो यहाँ पर ब्रिटेन के लोगों के द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई। इन्होंने अटैक किया और इसके देखते देखते रशिया वाले लोगों ने भी यहाँ पर अटैक किया, पर वो पूरी तरीके से विफल हुए, यहाँ पर राज नहीं कर पाए। जहाँ भारत की मैं बात करूं कि इन ब्रिटेन वाले लोगों का तकरीबन 200 साल तक भारत गुलाम रहा, वहीं अमेरिका कितने साल गुलाम रहा आपको पता है? अगर पता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। यहाँ पर ये राज नहीं कर सके और 1911 के आते आते यहाँ पर किंग एम्पायर का पतन हो गया। जैसे इसका पतन हुआ 1912 में आते आते तिब्बत के लोगों के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि हम पहले से ही एक अलग देश थे और एक अलग देश ही बन के रहेंगे, हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई किसी प्रकार का राज नहीं चलेगा। अब चाइना के मन में डर सताने लगा था कि अगर यहाँ पर किसी और ने आकर राज कर लिया तो वो चाइना की बॉर्डर से सीधा लगता है तो उसके लिए खतरा होगा। तो चाइना ने एक नए प्रकार की चाल चली और क्या किया, आजादी का फायदा उठाते हुए यानी कि तिब्बत की आजादी का फायदा उठाते हुए कहा कि मैं आपके साथ में एक समझौता करना चाहता हूं, जिसके चलते क्या होगा, आप मेरे देश के अधीन आ जाओगे। यानी कि 1912 से लेकर 1950 तक तो तिब्बत था आजाद। 1951 के अंदर एक समझौता हुआ जिसके अंदर 11 प्रकार के पॉइंट रखे गए
और 11 प्रकार के पॉइंट के बाद में एक सिग्नेचर करवा के तिब्बत के ऊपर जो है राज कर लिया। अब ये वाली जो बातें हैं बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी जो कि तिब्बत के अंदर रहते थे। तिब्बत की राजधानी उस समय भी ल्हासा हुआ करती थी और आज भी वही है, जिसके चलते वहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ा कि चाइना के जो सैनिक थे उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसी अत्याचार के चलते वहां पर हो गए थे उस समय 14वें दलाई लामा। दलाई लामा क्या होता है आगे मैं आपको बताने वाली हूं, कैसे इनका चुनाव होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दलाई लामा यहाँ पर उस समय 14वें हुआ करते थे, जिनका नाम था तेंजिन ग्यात्सो। आज भी यही है और इनकी उम्र जो है आज 90 साल प्लस हो चुकी है। उस समय ये थे तो इन्होंने भारत से मदद मांगी कि हम भारत के अंदर आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। उस समय भारत के पीएम कौन हुआ करते थे? पंडित नेहरू हुआ करते थे। पंडित नेहरू ने इनको भारत में तो आने दिया पर इनका साथ देने के लिए औपचारिक रूप से कभी रेडी नहीं हुए। आज भी अगर मैं भारत की बात करूं तो तिब्बत का साथ जरूर देता है पर कभी चाइना के खिलाफ नहीं जाता है। यहां तक कि 1962 का जब भारत चाइना का युद्ध हुआ उसके बाद भी भारत ने कभी खुलकर इस बात का समर्थन नहीं किया कि तिब्बत के ऊपर गलत कब्जा कर रखा है चाइना ने, कभी नहीं बोलता है भारत, जबकि बोलना चाहिए क्योंकि एक पड़ोसी देश है। हम केवल भारत की बात नहीं करते हैं, दूसरे अगर यूरोपीय या एशियाई कंट्री की भी हम बात करें तो कभी कोई देश खुल के इनका समर्थन नहीं करता है। आखिरकार 1959 के अंदर वहां जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा वो भगकर भारत में आ जाते हैं और इनके साथ में आते हैं 80,000 लोग और। ठीक है, अब ये कहाँ पे आते हैं? भारत में शरण प्राप्त करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर। अब ये आपको दिखाई दे रहे हैं, आज ये ऐसे दिखते हैं, पहले कैसे दिखा करते थे? ऐसे ये हुआ करते थे। आज इनकी उम्र 90 साल प्लस हो चुकी है और अब एक नए प्रकार की जंग छिड़ी हुई है इनको लेकर कि अब नए दलाई लामा का चुनाव होना है, जिसमें चाइना बार बार बोल रहा है कि दलाई लामा तो इस बार चाइना ही चुनेगा, जबकि तिब्बत के लोगों का मानना है कि अब तक जैसी रीतियां चली आ रही हैं दलाई लामा के चुनाव को लेकर वैसा ही होना है। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे चुनाव होता है। अब आप देखिए ये होते कौन है? तो दलाई लामा जो है एक बहुत ही बड़े धार्मिक नेता हम कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के ये धार्मिक नेता होते हैं। अब आप जरा ये सुनिए कि तिब्बत के ऊपर जो कब्जा करने के पीछे का रीजन था, कई सारे रीजन थे वैसे तो, पर मैं आपको 3-4 रीजन यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपके माइंड में भी अगर कोई रीजन आता है तो आप जरूर से लिखिएगा कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर आखिरकार इस वजह से जो है पूरा का पूरा उसको अपने कब्जे में लिया होगा। यहाँ पर जो आपको इलाका दिख रहा है ये क्या है? तिब्बत का इलाका है। ठीक है, अब तिब्बत जो है यहाँ पर कई सारे मिनरल रिसोर्सेस निकलते हैं जिसका फायदा कौन उठा रहा है? चाइना उठा रहा है। दूसरा, एक टाइम में यहाँ पर ब्रिटेन और रशिया ने कब्जा करने की कोशिश करी थी तो वो एक बार चूक गए, दूसरी बार भी तो कब्जा कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रिटेन, रशिया या फिर अमेरिका भी अगर कब्जा कर ले तो अमेरिका क्या करेगा? अपना सैन्य अड्डा यहाँ पर स्थापित करेगा, अपनी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगा के रखेगा, जिससे क्या होगा? चाइना को बड़ा खतरा हो सकता है, यानी कि उसकी सीमा सीधी साझा हो रही है तो खतरा है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि अभी तक चाइना की बॉर्डर केवल ये अक्साई चीन वाले इलाके में लगती है ना, बाकी कोई इलाके में नहीं लगती थी भारत के साथ में। तो भारत के साथ में सीधा सीमा संपर्क करने के लिए, यहाँ तक कि नेपाल, भूटान के इलाके को टच करने के लिए इसने क्या किया? तिब्बत के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। दूसरा, आप सभी जानते हैं ना, पाकिस्तान अभी बहुत बुरी तरीके से बौखला रहा था। पाकिस्तान ने क्या बोला था कि अगर तुमने हमको पानी नहीं दिया है ना, सिंधु नदी का पानी अगर रोक के रखा तो हम चाइना को बोलकर क्या करेंगे? ब्रह्मपुत्र का पानी रुकवा देंगे। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है? यही तो है, चाइना के अंदर से तो नहीं आ रही है। तो चाइना का वैसे भी यहाँ पर आधिपत्य नहीं होना चाहिए, हालांकि वो उसके कब्जे में जाता है। तो कहाँ से चाइना पानी रोक देगा भाई? तो ये पानी यहाँ से होते हुए यू टर्न लेते हुए नामचा बरवा यांगयाप दर्रे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम में होते हुए कहाँ चला जाता है? खाड़ी के अंदर चला जाता है। तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय ये रहा। तो कई सारे रीजन के चलते तिब्बत के ऊपर जो है इसने कब्जा कर लिया। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार दलाई लामा है कौन और इनका चुनाव कैसे होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म के एक बहुत ही बड़े धार्मिक गुरु या फिर धार्मिक नेता हम बोल सकते हैं, जिनकी पूरी तरीके से तिब्बत के अंदर
चलती है। जैसे हमारे देश के अंदर जो पीएम बोल देता है, राष्ट्रपति जी बोल देते हैं, वैसे ही चलता है, वैसे ही ये बोलेंगे तो इनकी बात कभी नहीं काटी जाएगी, इनकी चलेगी। सवाल ये आता है कि इनका चुनाव कैसे होता है। ऐसे नहीं कि इनकी मृत्यु हो गई तो कोई और बन जाएगा। आज दलाई लामा जो है पूरे 90 साल प्लस हो चुके हैं। 4-5 दिन पहले इनका बर्थडे था, 90 साल के ये हो चुके हैं। और अब इनकी जब वैसे मृत्यु होगी तो इनको पहले से ही पता होगा कि इनके जब मृत्यु होगी तो इनका जन्म वापस होना है या नहीं होना है, यानी कि पुनर्जन्म इनका होना है कि नहीं होना है। अब इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म होगा तो वो भारत के अंदर होगा। ठीक है, अब भारत के अंदर होगा, इनके द्वारा ये बात बोल दी गई। अब इनकी जैसे ही मृत्यु होगी उसके बाद क्या होगा कि एक दलाई लामा का जो बहुत बड़ा एक मीटिंग होगा, है ना। दलाई लामा जो होते हैं ना, जो छोटे मोटे पद पे होते हैं, उनकी एक मीटिंग होगी और वहां पर जो बड़े बड़े स्तर पर बैठे हुए जो धार्मिक गुरु हैं वो सब क्या करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाएंगे तो उनका सपना भी उनको आएगा और संकेत भी उनको मिलेगा, जिसमें वो सोचेंगे कि अब नेक्स्ट दलाई लामा का जन्म कहाँ हुआ। मतलब इनका जब मृत्यु हो जाएगी तो इन्हीं का जन्म किसी और देश में या किसी भी एरिया में होगा, जो कि वो संकेत या सपने के थ्रू पता लगाएंगे कि कहाँ इनका जन्म हुआ है। अब जैसे ही उनको संकेत मिलेगा, संकेत के रूप में आप मान लीजिए कि भारत के किसी भी एक राज्य के अंदर उनका जन्म हो गया। ठीक है भाई, जैसे मैं बात करूं भारत में, मान के चलिए बिहार के अंदर जन्म हो गया, तो बिहार के अंदर इस वाले एरिया में जन्म हुआ है ना, दरभंगा। मान लीजिए कि दरभंगा के अंदर जन्म हुआ है, तो दरभंगा के तकरीबन 5 बच्चों पे उनको डाउट रहेगा कि 5 बच्चों में से कोई एक जो है कौन हो सकता है, दलाई लामा जी हो सकते हैं, है ना, ये हो सकते हैं। अब उन 5 बच्चों को वहां पे ले जाया जाएगा जहां इनकी मृत्यु हुई थी, जहां ये रहते थे। वहां ले जाने के बाद में उनके सामने वो सारे सामान रख दिए जाएंगे जो अभी तक ये यूज करते आए हैं। जैसे इनकी जो छड़ी होगी, इनकी जो माला होगी, जो भी इनकी कुर्सी वगैरह, इनके पहनने के कपड़े जो होंगे, उन 5 बच्चों में से कहा जाएगा कि आप जो है इनमें से चुनाव कीजिए कि आपके पहले वाले जन्म में जो आपने चीजें यूज करी थी वो कौन कौन सी है। बहुत सारी चीजें रहेगी, उनमें से अगर वो बच्चा सही सही सारी चीजें उठा लेता है तो उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये दलाई लामा जी है हमारे, जिनका पुनः जन्म हुआ है। फिर उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, फिर से उनकी पढ़ाई होगी और फिर से वो क्या बन जाएंगे, एक धार्मिक गुरु बन जाएंगे। अब इनका ये कहना है कि मेरा जन्म अगला भारत के अंदर होगा और चाइना बोल रहा है कि अब ऐसी रीति रिवाज या रस्म जो है पूरी तरीके से बंद होगा और अब चाइना बोलेगा वही होगा। और चाइना चाहता है कि ऐसे धार्मिक गुरु बिठा दिए जाए, दलाई लामा उसकी तरफ से बना दिए जाए, ताकि वो क्या होगा, तिब्बत के अंदर जो चाइना बोलेगा वही बोलेगा और बाद में कभी तिब्बत अलग होने की बात ही नहीं करेगा। तो चाइना ये बात बोल रहा है। अच्छा, चाइना को ये बोलना सही है या गलत, या फिर ये पुनर्जन्म वाली बात पे आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, जरूर से बताइएगा। यहाँ पर आप देखिए दलाई लामा और पीएम मोदी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले इन्होंने बधाई दी थी और बधाई देने के बाद में चाइना का पेट दर्द हो रहा था कि ऐसे कैसे आप जो है बधाई देने का काम कर सकते हैं, है ना। ये भी एक दर्द वाली बात है। अब सवाल ये आता है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। ये है पेमा खांडू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चाइना अभी तक बड़ा उछल रहा था, क्या बोल रहा था कि मेरी तो सीमा किसके साथ साझा होती है, भारत के साथ में साझा होती है, और ये तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये तो दक्षिणी तिब्बत है जिसपे हमारा कब्जा है। पहली बात तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हमारी कोई सीमा नहीं लगती है। किसके साथ? चाइना के साथ। क्या कहा इन्होंने? कोई सीमा नहीं लगती है, और अगर मेरी कोई सीमा लगती भी है यहाँ पर 1129 किलोमीटर के आसपास, तो वो किससे लगेगी? वो तिब्बत के साथ लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक किसके साथ सीमा साझा हो रही है? भारत की, तिब्बत के साथ में हो रही है। और ये वाला जो इलाका दिख रहा है ना, ये भी भारत का इलाका था, अक्साई चीन, जो कि इसने 1962 में हमसे जीत लिया था, क्योंकि उस समय भारत शायद सक्षम नहीं था, ऊंचाई पे लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था। आज आ जाओ तुम सामने, तुम्हारी टे ना बुला दे भारत की आर्मी तो तुमको बताए फिर, है ना। तो ये वाला जो इलाका था इन्होंने छीन लिया था, बस इसी के साथ चाइना की सीमा साझा होती है। बाकी पूरा इलाका किसके साथ में है? तिब्बत के साथ में लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, इस बार तुम मार खा के ही मानोगे, तुम्हारे साथ हमारी कोई सीमा साझा नहीं होती है। अब आगे एक बहुत ही शॉकिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, सोच के आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और थोड़ा गुस्सा भी आने वाला है। कैसे गुस्सा आएगा? ये आपको पासपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ये है चाइना का पासपोर्ट। ठीक है, चाइना का पासपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो हमारा इलाका है ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश का इलाका। अभी मैं आपको बताऊं,
अभी तक क्या होता है कि अगर हमें किसी और देश के अंदर जाना है तो उस देश से हमें टिकट भी लेना होगा, वीजा भी लेना होगा, जिसमें वो आमतौर पर परमिशन देता है। अब अगर भारत के किसी भी इलाके से कोई व्यक्ति चाइना जाता है तो वीजा लेना पड़ता है, पर अगर अरुणाचल प्रदेश से कोई व्यक्ति चाइना जा रहा है तो चाइना वाले बोलते हैं तुम्हें किसी प्रकार का वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो तुम्हारे देश के अंदर ही तो घूमने के लिए आ रहे हो। मतलब अरुणाचल प्रदेश साफ तौर पे वो बोलता है कि ये तो हमारा इलाका है और तुम हमारे इलाके में से पूरे देश के अंदर कहीं पे घूम सकते हो, तुम्हें किसी प्रकार का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इसकी एक हकीकत मैं आपको बताती हूँ। एक बार हमारे देश के तकरीबन 15 से 20 आईएएस ऑफिसर को एक समिट के लिए कहाँ जाना था, चाइना के अंदर जाना था। उनमें से 3 आईएएस ऑफिसर कहाँ के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे। बाकी सबको इन्होंने वीजा दिया और 3 को क्या दिया, स्टेपल वीजा दिया। स्टेपल में उन्होंने एक स्टैंप लगा के क्लियर कर दिया कि तुम तो अरुणाचल प्रदेश में हो और अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है, तो तुम्हें किसी प्रकार का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो बिना वीजा के चाइना के अंदर गए और सबमिट भी करके आए। और यहाँ भारत सरकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, तो ये एक बहुत बड़ी और गलती वाली बात है, क्योंकि ये चाइना के इरादे शो करता है आगे कि आज इसने अक्साई चीन छीना है, कल ये अरुणाचल प्रदेश को छीनने की कोशिश करेगा। तभी हर साल अगर कोई देश मैप जारी करता है तो उसमें ये तकरीबन अरुणाचल प्रदेश के 22 स्थानों को अपना बताता है। और अभी तो कुछ समय पहले इसने यूपी बिहार को भी बोल दिया कि ये तो हमारा इलाका है, क्योंकि हम तो गंगा नदी वाले इलाके को मानते हैं, हम शिमला समझौता को नहीं मानते। 1914 के अंदर जो शिमला समझौता हुआ उसमें तो ब्रिटेन वालों ने, तिब्बत वालों ने सिग्नेचर किए होंगे। मतलब एक बॉर्डर लाइन जो खींची थी मैकमोहन, वो चाइना और भारत के बीच में नहीं है, हम नहीं मानते उस चीज को। हमारी बॉर्डर तो यहाँ तक है, गंगा वाले क्षेत्र तक है हमारी बॉर्डर, तो हम तो मानते नहीं है और हम सिग्नेचर भी नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो ऐसी बात इन्होंने बोली और ये हकीकत है, 1914 के शिमला समझौता में चाइना ने सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं और वो इस चीज को नहीं मानता है। अब आप देखिए, तिब्बत को बचाने के लिए जो बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस विधेयक को पास कर चुके हैं कि अगर तिब्बत के लोग बोलेंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट के लिए सबसे अहम यह है कि भारत को यहाँ पर साथ देना होगा। अब भारत साथ देगा या नहीं देगा, क्या तिब्बत को आजाद हो जाना चाहिए या नहीं, आप जो भी सोचते हो पूरी रामायण सुनने के बाद में तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।